हम्म तो हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक हीट की, है ना। स्पेसिफिक हीट को जो हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला है उसी से डिफ़ाइन किया जाता है। कैसे डिफ़ाइन किया जाता है उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला है कि किसी चीज़ को हीटेड किया गया तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट पहुँचा, वो है Q=mc डेल्टा टी हम लोग लिखते हैं। C इज़ द स्पेसिफिक हीट। क्या होता है स्पेसिफिक हीट देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, अगर हमने उसका यूनिट मास लिया और उस यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हीट कहलाएगा स्पेसिफिक हीट। यानी इफ़ m=1 डेल्टा T=1 then C=Q. It is the amount of heat required for increase the temperature of unit mass of a substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी यूनिट मास के सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जिस हीट की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट। क्लियर? यही इसका डेफिनेशन है, फॉर्मूले से दिया जाता है। अब बात करते हैं, एक स्पेसिफिक होता है कांस्टेंट प्रेशर पर और दूसरा स्पेसिफिक हीट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो जो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Cp से, और जो स्पेसिफिक हीट होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Cv से। और यहाँ पर Cp/Cv इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको लिखते हैं गामा। इट इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स ये मैं तब पढ़ाऊँगा जब आपको मैं डिफरेंट प्रोसेस पढ़ाऊँगा, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जब वहाँ पर पढ़ना होगा तो हम इस टर्म को वहाँ पर सीखेंगे आखिर क्या होता है। आप यहाँ पर इस टर्म के बारे में थोड़ा सा बस जान लीजिए, है ना, कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड गामा, दिस कॉल्ड एडियाबैटिक इंडेक्स। अलग अलग फ्लूइड के लिए, वर्किंग फ्लूइड के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होती है। अब आइए कुछ और पॉइंट समझते हैं। इसमें स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने समझ लिया। अब एक समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट समझने के पहले हमें कुछ और चीज़ें जाननी जरूरी है। जैसे कि अगर मैं कोई सॉलिड मटेरियल लूँ और इसको मैं हीट प्रोवाइड करूँ, यानी मैं चाह रहा हूँ कि इसका फेज़ का कन्वर्जन, फेज़ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, तो किसी सॉलिड मटेरियल को हीट प्रोवाइड करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड किया जाए तो किस में हो जाएगा, वेपर में या गैस में, है ना, वेपर में या गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से इसका अपोजिट भी चल सकते हैं, सिंपल सा, है ना। अगर आप वेपर्स को कूल करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और अगर आप लिक्विड को कूल करें तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो ये सॉलिड, लिक्विड और वेपर में इस तरीके से कन्वर्जन होता है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। अक्सर ये समझते हैं कि वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड मटेरियल लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। सही डेफिनेशन ये नहीं है। सही डेफिनेशन ये होता है कि वो पॉइंट जिस पर यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बात को समझिएगा, मेल्टिंग पॉइंट है आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। क्या 0 डिग्री पर आइस नहीं होता, आइस भी होता है, सॉलिड भी होता है, और 0 डिग्री पर वाटर भी होता है। अगर आप आइस को 0 डिग्री पे ले आएँ तो क्या होगा, वो मेल्ट होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। तो
तो उसी मेल्टिंग पॉइंट पर वहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करते हैं। ये कहाँ होते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। आपको इसकी डेफिनेशन आपके बुक में मिल जाएगी। इसी तरीके से एक पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्या है इसमें? लोग समझते हैं कि वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करने लगता है। नहीं, ये पॉइंट नहीं है वो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट है जिस पर लिक्विड, हाँ, लिक्विड एंड वेपर क्या करते हैं? को एग्जिस्ट करते हैं। और ये किस में होते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अभी हम लोगों ने यहाँ सीखा था, कोई सॉलिड मटेरियल है, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो पहले किस में कन्वर्ट होगा? वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर हीट प्रोवाइड करें तो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं, सॉलिड मटेरियल हैं, जिसे अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो डायरेक्ट वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। यानी सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड कन्वर्टेड टू वेपर या गैस कह दीजिए। वेपर में इसलिए कह रहा हूँ जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्टीम। स्टीम क्या है? वेपर है। आप उसमें से क्या करिए, इतना ज़्यादा उसको हीट करिए कि जो वेपर के पार्टिकल्स है ख़त्म हो जाए, यानी कि सुपर हीटेड कर दीजिए, उसको कहते हैं हो जाता है गैस फिर वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर। क्या बोलते हैं हिंदी में? कपूर। ठीक है, कहते हैं ना कपूर को अगर बाहर खुला छोड़ दिया जाए तो ये उड़ जाता है ना, तो लोग समझते हैं जादू है। तो जादू नहीं है, बल्कि उसने एटमॉस्फेयर से हीट लिया और वेपोराइज हो गया, इवापोरेट हो गया, उसे कहते हैं। दूसरा, हाँ, कपड़ों में डालते हैं, वो भी ख़त्म हो जाती है, वो कपूर से बनी होती है। इसके अलावा सॉलिड आइस। सॉलिड आइस आपने मूवी में देखा होगा, फिल्मों में अक्सर पुराने में जब गाने वगैरह होते थे तो क्या होता था? धुआं निकलता रहता था, है ना। वो सॉलिड आइस का कमाल है। सॉलिड आइस आप ऐसे छोड़ दीजिए, उससे क्या होगा? वो सब्लिमेट होता रहता है, सब्लिमेट होता रहता है। तो उससे क्या होगा? एक वाइट कलर की स्मोक निकलती रहती है जो फैलती रहती है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वह प्रोसेस क्या होता है? सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ चीज़ें और सीखते हैं इसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेटेंट हीट, है ना। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देने की समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका सामना हमेशा होगा। जब भी आप टेम्परेचर या थर्मल के बारे में पढ़ेंगे, ये मिलेगा ज़रूर आपको, और आगे जो न्यूमेरिकल हम लोग लाएंगे उसमें इसका एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ चीज़ें जो हम थर्मल में हैं वो बहुत आसानी समझ लेते हैं। जैसे अगर हम वाटर को हीट करें तो वो धीरे 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 हीट होते होते क्या होगा? बॉयल करने लगेगा, और अगर बॉइलिंग पर ही क्या होगा? फिर धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म में से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान दीजिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का फेज़ क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे लिक्विड। 100 डिग्री पे मैंने वाटर देखा बॉयल करते हुए। एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सर 100 पर मैंने जो स्टीम भी देखा है कि स्टीम 100 पर बन जाता है। तो ये डिसाइड कैसे हुआ कि कब वो स्टीम रहेगा, कब वो वाटर रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा? एक्चुअल में होता क्या है, जब हम किसी लिक्विड को, एग्जाम्पल सिर्फ और सीधे हम वाटर कर लेंगे यहाँ पर ना, तो वाटर को हमने हीट कर देना स्टार्ट किया, 0 डिग्री से पहुँचा दिया उसे 100 डिग्री पर। अब ये 100 डिग्री पे जाकर बॉयल हो रहा है, और इसी पर क्या होगा? बिना टेम्परेचर इंक्रीज़ किए, विदाउट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इसे एक अमाउंट ऑफ हीट मिलता है और ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वो हीट जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो लेकिन फेज़ में चेंज हो जाए, वो हीट कहलाता है लेटेंट हीट। प्राइमरी कंडीशन क्या है? टेम्परेचर में कोई चेंज
नहीं होगा। जबकि होता यही है कि हम बॉडी को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बदलता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ऐसा होता है अगर हम उस सब्सटेंस को देंगे तो वो क्या करेगा उस पॉइंट पर। ऐसा नहीं कि आप 50 डिग्री पर वाटर है आप उसे लेटेंट हीट दे दीजिए वो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, वो कन्वर्ट किस पे होगा 100 डिग्री पर। तो जब वो 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा तब आप क्या करेंगे उसे लेटेंट हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आइस है, आइस को आपको मेल्ट करना है, अब आप क्या करिए उससे वेपर लेटेंट हीट एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो वो जो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ गया उसे कहते हैं लेटेंट हीट। इस बिहाफ पर लेटेंट हीट को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो तरीके का, एक हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और दूसरा हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट ऑफ फ्यूज़न क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, मेन है क्या है चेंज द स्टेट। तो लेटेंट हीट का पहला काम यह है कि वो स्टेट को बदलेगा, कब, ऑफ यूनिट मास, मास यूनिट ले लिया गया, ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, अगर हम उसे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल में मैं आइस को लेता हूँ, मैंने आइस से किस में कर दिया वाटर में कन्वर्ट कर दिया उसे। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उसी पॉइंट पर आइस भी होता है उसी पर लिक्विड भी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वो उसी टेम्परेचर पे है लेकिन कन्वर्जन हो रहा है। कैसे कन्वर्जन होना है, लेटेंट हीट को लेकर के। मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे उस वक्त उससे जो हीट एक्सट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, उससे नहीं सॉरी उससे हीट जो मिलेगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट है हमें क्या करना पड़ेगा हीट देना पड़ेगा। उस वक्त जो हीट उसे देंगे वो क्या हो जाएगा, वो उससे फेज कन्वर्ट हो जाएगा। उस वक्त जो हीट उसे मिला उसे कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अगर आइस की बात की जाए तो 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 3.3 × 10⁵ जूल की हीट की ज़रूरत पड़ती है। यह है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न फॉर वाटर। क्लियर। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर। किससे किया जा रहा है, लिक्विड टू वेपर। वाटर क्या है बॉयल कर रहा, 100 डिग्री बॉयल कर रहा है लेकिन वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसे क्या चाहिए, उसे लेटेंट हीट चाहिए। आप क्या दीजिए उसे लेटेंट हीट दीजिए, वो तब भी 100 पे ही रहेगा लेकिन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। अब एक अगर kg हम वाटर लेकर के उसे बॉयल कर रहे हैं और उसे फिर कन्वर्ट कर देने किसमें, वेपर में, तो उस वक्त इतने हीट की ज़रूरत पड़ेगी 22.6 × 10⁵। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड से वेपर में, ध्यान दीजिएगा, तो हमने इसको हीट दिया या इसे हीट लिया, हीट दिया, हमने क्या किया इसको हीट दिया। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अगर वेपर का मतलब स्टीम, भाप है ना, अगर हम वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करें अब उसे हीट देंगे या लेंगे, लेंगे, उससे हीट मिलेगा। यही होता है जब आप भाप से जलते हैं, तो जब आप भाप से जल जाते हैं तो वो स्टीम अपना हीट आपको दे देता है, और कितना हीट देता है, आपके बॉडी के टच में आते ही लेटेंट हीट देगा, टेम्परेचर बिना बदले क्या देगा आपको, लेटेंट हीट। और वो लेटेंट हीट कितना होगा, इतना होगा, हाँ, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा है। ये अमाउंट क्या मिल जाता है, भाप से टच करते ही फ़ौरन आपको मिल जाएगा, देर तो करेगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर बदलना ही नहीं है, वो छोटा थोड़ा अमाउंट होगा और वो एकाएक से क्या करेगा, आपको जला देगा, है ना। तो ये इसी वजह से भाप से लोग ज़्यादा जलते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर कितना हीट देगा, आप उसे 100 से लेकर के आएंगे 90 तक 80 तक, तब ना हीट उससे निकलेगा उतना। मेन तो ये है कि हीट उसने कितना आपको दिया। आप ऐसे समझिए, कोई सांप है, उसने एक डंक में पूरा जहर आपको दे दिया, और कोई सांप है वो धीरे धीरे आपको जहर दे रहा। खतरनाक कौन, जो सांप आपको एक डंक में पूरा जहर दे दे। तो ये वो सांप है जो एक डंक में पूरा जहर दे देता है, अपना लेटेंट हीट उसने आपको फ़ौरन दे दिया, आप जल जाएंगे फ़ौरन। क्लियर, समझ में आ गया होगा लेटेंट हीट क्या होता है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको कर लिया, आयशा समझ में आया।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हीट ट्रांसफ़र। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता। इसको मैं समझाने के लिए कुछ चीज़ों को मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, पहले मैं पूछ रहा हूँ, अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना हो, यानी करंट ट्रांसफ़र हो या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो। इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, आप समझते होंगे ना, जब चार्ज फ्लो होता है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। मान लीजिए एक वायर है, एक वायर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कब होगा? कब होगा? जब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। जैसे जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट होता है, जैसे यहाँ पर ऊंचाहार में है, रायबरेली में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, मतलब सही मायने में तो वो कन्वर्जन होता है, प्रोडक्शन नहीं होता। तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर तक पहुँचाना होता है, तो वहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज में उसे कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो हाई वोल्टेज से आप तक भेजते हैं ताकि जो लॉस हो वो कवर हो जाए, मिल जाए। और फिर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके घर में इसलिए आता है क्योंकि आपके घर में ज़ीरो वोल्टेज है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट थोड़ी हो रहा, तो वहाँ से पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसलिए करंट फ्लो होता है। मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज का फ्लो तब होता है जब वहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। क्लियर? इसी तरीके से मैं कहूँ कि अगर फ्लूइड फ्लो कराना हो, फ्लूइड का फ्लो वो कब होता है? जब प्रेशर का डिफरेंस होता है। प्रेशर का डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा भी है। कैसे? जब हमने बर्नौली के प्रिंसिपल पढ़ा था, कहा था ना कि वहाँ पर क्या होता है, किसी भी जगह पर क्या जाए देखेंगे तो तीन जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड, है ना। अगर आपने उसमें वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो क्या होगा? फ्लूइड फ्लो होने लगेगा एक जैसे। और अगर आप में घर में प्रेशर गेज डिवाइस लगी है जो प्रेशर को मेज़र करती है और एक रीडिंग दे रही, और आपने देखा एकदम एकाएक से रीडिंग गिर गई, तो ये इंडिकेशन होता है कि तूफान आने वाला है। कैसे? आपके यहाँ पर प्रेशर बहुत गिर चुका है, बहुत लो है, सराउंडिंग में बगल के शहर में तो प्रेशर अभी ज़्यादा है ना, तो वहाँ से फ्लूइड यानी हवाएं तेज़ी से इस तरफ चलेंगी क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। ये जो बताते हैं ना कि भाई ये तूफान आने वाला है, ये सुनामी आने वाली है, जो प्रेडिक्शन करते हैं वो प्रेशर के डिफरेंस को देखकर करते हैं कि यहाँ जो है एक हाई प्रेशर का जोन बना हुआ है और दो शहर के बाद क्या हुआ, एक लो प्रेशर का जोन बना हुआ है। जाहिर सी बात है ये हाई प्रेशर के जोन से एयर चल देगी उसको फिल करने के लिए, अब बीच में जो मिलेगा उससे तबाह करते हुए जाएगी फिर वो। इसी तरीके से ये समझाया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है। ऐसे ही अगर आपको मास का फ्लो कराना है, मास फ्लो कराना है, तो क्या डिफरेंस होना चाहिए? वहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन का भी डिफरेंस। कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्या है ये समझिए। आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी बहुत सारी घोल दी। क्या कर दिया भाई? चीनी घोल दिया, शुगर घोल दिया। आपने दूसरा गिलास वाटर लिया, उसमें चीनी नहीं घोली है, आपने दोनों को एक में मिला दिया। क्या पूरा मिल जाएगा? जाहिर सी बात है पूरा मिल जाएगा। तो ये जो मास का ट्रांसफ़र हो गया, इस चीनी तो इसमें घोली थी ना शुगर, वो दूसरे में कैसे चला गया जब मिलाने के बाद? ये कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से हुआ। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा? मास का ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही अगर आपको हीट फ्लो कराना है, हाँ, तो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। ये बेसिक टर्म्स हैं। अब आ जाते हैं हीट ट्रांसफ़र होता कैसे है ना। ये तो हमने जान लिया कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए तब हीट का ट्रांसफ़र होगा। अब जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम लिखते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र यानी किन किन मोड से हीट ट्रांसफ़र होता है। एक मोड होता है कंडक्शन का, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। हम लोग ध्यान देंगे आखिर ये मोड कहाँ पर होता है ना।
जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको यहाँ से हज़रतगंज जाना है या आपको यहाँ से जाना है मुंबई, तो मुंबई जाने के रास्ते कितने हैं? एक रास्ता है बाई प्लेन चले गए, एक रास्ता है बाई ट्रेन चले गए, एक रास्ता बाई रोड चले गए। अगर कोई रिवर होती तो हम बाई बोट जाते, बाई रिवर चले जाते। तो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र यही है कि आखिर एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुंच तो रहा है, लेकिन इनके बीच में रास्ते कौन से उसने कैप्चर किए वो लेना है बस। तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन उन जगहों पर होता है जहां पर मीडियम मूव न करे। मीडियम क्या करे? मूव न करे, अपनी पोजीशन पर फिक्स रहे। ऐसी जगह हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो हीट ट्रांसफ़र का मोड कहलाता है कंडक्शन। जैसे सॉलिड, तो ये कहाँ पर होता है? सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के एटम्स अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, यहाँ ये दो तरीके से होता है। एक होता है लैटिस वाइब्रेशन और दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। पहली बात तो सॉलिड में होगा और दूसरा फिर दो इसके दो मैकेनिज्म हैं। जैसे मैं बताऊँ, एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास है ना, एक पूरी भरी हुई क्लास है, मुझे ये मार्कर उस लास्ट वाले स्टूडेंट तक पहुँचानी है। इसका मैं दो तरीका है, या तो मैं कहूँ कि अरूप उठिए, ये लीजिए और पहुँचा दीजिए। आप अरूप क्या हुए? इस रूम के फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? मेटल्स में होते हैं। आयरन में होगा, एल्यूमिनियम में होगा, कॉपर में होगा, है ना। तो क्या होता है? इनसे हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए कोई चीज़ जब हम बर्तन वगैरह जिसमें खाना पकाते हैं तो जो हैंडल होता है उसे आयरन का नहीं लेते, एल्यूमिनियम का नहीं लेते, कॉपर का नहीं लेते, वो लेते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। वुड ले लेंगे, वुड के लेते हैं जहाँ हैंडल पकड़ना होता है ताकि वो गर्म ना हो। हीट सब जगह पहुँचे, लेकिन मुझे जहाँ पकड़ना वहाँ तो हीट ना पहुँचे, वरना मैं कैसे उसको पिक करूँगा, ग्रिपिंग कैसे बनेगी। तो उस हैंडल किसका बनाते हैं? ऐसे मेटल्स का जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन न हो। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हीट वहाँ से यहाँ नहीं आएगी। क्लियर? तो पहला किसे हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। दूसरा तरीका है लैटिस वाइब्रेशन। मैं किसी को घुमाना नहीं चाह रहा, मैंने कहा भाई तुम ये मार कर लो, तुम पीछे वाले को दे दो, तुम उसके पीछे वाले को दे दो, तुम उसके पीछे वाले को दे दो। किसी ने अपनी पोजीशन ब्रेक नहीं की बल्कि वाइब्रेट किया। क्या किया? वाइब्रेट, ऐसे वाइब्रेट कर दी। वाइब्रेट किया, इसको दे दिया, उसने वाइब्रेट किया, पीछे दे दिया, उसने वाइब्रेट किया, पीछे के दिया। दोनों हैं, यही दोनों क्या करते हैं? ये मैकेनिज्म है किसका? हीट ट्रांसफ़र का। किसमें? सॉलिड में। एक होता है लैटिस वाइब्रेशन, दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। दोनों में मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पर फिक्स होंगे। तो यानी इसमें क्या हो गया? मीडियम डज नॉट मूव। मीडियम क्या करेगा? मूव नहीं करेगा। क्लियर? किस में होगा? सॉलिड में। कोई भी सॉलिड उठाइए, उसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? कंडक्शन के थ्रू। आ जाइए कन्वेक्शन। थोड़ा सा जानना आपको है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा इसमें ज़्यादा पढ़ना है थोड़ा सा। कन्वेक्शन क्या होता है? फ्लूइड में होता है। क्यों? क्योंकि मीडियम मूव करता है। आप फ्लूइड में चाहे लिक्विड ले लीजिए चाहे गैस ले लीजिए, उसके मॉलिक्यूल फिक्स कहाँ होते हैं? वो तो घूमते रहते हैं। तो जब घूम रहे हैं तो हीट दे दो, पहुँचा देंगे वो सब। समझ गए? तो इस तरीके से मीडियम जिसमें मूव करता है उसमें क्या, उसको किस मोड से कहते हैं? कन्वेक्शन। कोई पूछेगा भाई कन्वेक्शन किन मटेरियल में होता है? आप कहेंगे फ्लूइड में होता है। फ्लूइड में क्यों होता है? क्योंकि फ्लूइड के मीडियम मूव करते हैं। तीसरा है रेडिएशन मोड। ये कहाँ होता है? जहाँ पर मीडियम नहीं होता। अब कहाँ पर मीडियम नहीं होता है ना? ये तो मीडियम है ना। मीडियम नहीं होने का मतलब वैक्यूम, नो मीडियम या वैक्यूम कहाँ पर होता है भाई? हाँ, स्पेस। आपको मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा हूँ। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है न्यूटन, जिसने स्टूडेंट को बहुत परेशान कर रखा है। सेब क्यों नहीं खा लिया है? सेब खा के भाग गए होते, परेशान न किए होते। तो हाँ, लेकिन न्यूटन हर जगह सही भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ देखिए, होता क्या है ना, जब आदमी बहुत पॉपुलर हो जाता है
बहुत पॉपुलर हो जाता है। जैसे आपके अपने कंट्री कंडीशन है, कोई पॉपुलर हो गया, बहुत पॉपुलर, उसको आता भी नहीं, उसके बारे में पता भी नहीं होगा, बस वो कह देगा और लोग मान लेते हैं उसे। वही काम न्यूटन ने किया। न्यूटन अपनी थ्योरी देते थे, तो न्यूटन नो डाउट उन्होंने जो लॉ दे दिए उस पर आज पूरा का पूरा फिजिक्स है, मैकेनिक्स का, हाँ, उस पर पूरा फिजिक्स है। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने जो लॉ दिए हैं वो पहली बार उन्होंने दिए थे, उसके पहले गैलीलियो वगैरह ने वो लॉ दे दिए थे, लेकिन उनको फॉर्मुलेट करने का काम न्यूटन ने किया था। हाँ, उन्होंने दिया, यही बात उन लोगों ने भी कही थी, लेकिन हिस्ट्री में वो चीज़ें आ भी नहीं पाई, लोगों ने मानी भी नहीं और साइंस को इतना कहा भी नहीं गया, इसलिए बात है। खैर, मैं जो बताने वाला था, न्यूटन ने कहा, सवाल सबसे पहले पैदा हुआ कि सन से हीट आ रही अर्थ तक, तो अगर सन से हीट चली और अर्थ तक पहुंची और बिना मीडियम के कैसे आ रही, बिना मीडियम को चलेगा कैसे? आप ना बस पकड़ रहे हैं, ना ट्रेन पकड़ रहे हैं, ना हवाई जहाज़ ले रहे हैं, ना पानी से जा रहे हैं, आप गए कैसे? और साइंस जादू को मानता नहीं। अभी कोई न करे भाई मैं तो जादू है। तो इन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा स्पेस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से भरा हुआ है। इसको इन्होंने दिया पोस्टुलेट थ्योरी। क्या दिया भाई? पोस्टुलेट थ्योरी, जिसे यूपी बोर्ड में पढ़ा जाता है कलिका सिद्धांत। कलिका सिद्धांत, आपको पोस्टुलेट थ्योरी जानी है बस। तो इन्होंने कहा भाई वो मीडियम की तरह काम करते हैं और इसे मान भी लिया गया। कई सालों तक साइंस उतना आगे बढ़ा भी नहीं था, छोटे छोटे साइंटिस्ट थे, सारी बात अपनी पहुंचा भी नहीं पाते थे, उतनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ करती थी कि लोग एक दूसरे को अपने जा करके वहाँ पर अपने इनोवेशन को बता सकें, अपनी डिस्कवरी को बता सकें। ये तो अलग अलग दौर की बात है ना, वो अपनी फील्ड में मारती हैं, वो अपनी फील्ड में मारती हैं। अब तुम्हारी कौन सी आग अच्छी है, राइट वाली अच्छी है कि लेफ्ट वाली अच्छी है, कैसे डिसाइड करोगी? तो सबका अपना काम है ना। ये पांचों उंगलियां में सबसे अच्छी उंगली कौन सी है, ये थोड़ी डिसाइड होगा कि अंगूठा ही सबसे अच्छी है। हाँ, सबका अपना काम है। कान खुजलाना हो तो इसी को यूज़ करते हैं, अंगूठे का यूज़ नहीं करते, है कि नहीं? तो सबका अपना काम है। तो बात करते हैं, तो ये बात मान ली गई। बाद में जब एक वेव ढूंढी गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पहचान की गई तो पता चला कि इसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये वैक्यूम में चलती है। इसलिए तब क्या हुआ, तब ये कहा गया भाई कि वहाँ से जो आ रही है लाइट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चली आ रही है। बाद में लाइट का जो है डुअल थ्योरी भी आई कि नहीं, ये डुअल नेचर रखता है, वो सब चीज़ें बाद में आई। तो ठीक है, तो रेडिएशन कहाँ होता है? जहाँ पर मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होता है, वहाँ पर रेडिएशन अपना रोल प्ले करता है। क्या मीडियम में भी रेडिएशन होता है? हाँ, मीडियम में भी होता है। जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, किसी भट्टी के पास जाइए, वहाँ से हीट रेडिएट करता है, कहते हैं ना ये रेडिएशन हो रहा है, तो वहाँ से हीट रेडिएट, जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर रेडिएशन अपना रोल प्ले करता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए रेडिएशन कहाँ होता है, कहेंगे आप जहाँ पर मीडियम नहीं होता वहाँ पर रेडिएशन होता है। सिंपल सी बात ये है। तो ये बातें हम लोगों ने सीख ली, समझ में आ गई। अब आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है कंडक्शन के बारे में, ठीक है। ये तो एक इंट्रोडक्शन था इसका। अब कंडक्शन में क्या है उसको समझिए, फॉर्मूला क्या आता है। कंडक्शन में एक साइंटिस्ट हुए फोरियर्स लॉ कहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई स्लैब है, कोई स्लैब ले लिया उन्होंने, स्लैब का मतलब समझ लो, ये रहा स्लैब, इधर देखिए बोर्ड पर, ये स्लैब है, इसको मैंने ऐसे रखा। अगर इसकी थिकनेस क्या है, dx है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया यानी यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये एरिया जो है वो a है। एरिया कितना क्या गया, a कहा गया। तो इन्होंने कहा कि इस फेस से इस फेस में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो इन्होंने कहा कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और फिर उन्होंने कहा कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। dt क्या है? dt इज़ द टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस। भाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो हीट ट्रांसफ़र होगा, यानी इस फेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस फेस पे टेम्परेचर कम होगा, तभी इधर से उधर हीट जा रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस को कहा गया dt। क्लियर। और फिर इन्होंने और भी कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx, थिकनेस,
जब तीनों को मिलाया गया तो इन्होंने एक कांस्टेंट दिया, वो दिया के ए डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पर लगा दिया गया माइनस। माइनस से डरने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं आपको इसको सिंपल कर दूंगा भाई। यहाँ पर के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या है भाई, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ए क्या है भाई, एरिया। डी टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। और क्या हो गया, डी एक्स थिकनेस। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आपको सवाल पैदा हो, सर ये माइनस क्यों लगा दिया गया, माइनस क्यों लगा दिया गया। एक बात बताओ, अगर इसका टेम्परेचर T1 हो, इसका टेम्परेचर T2 हो, ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिए नहीं, हाँ भाई, dt का मतलब ये हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, तो फाइनल हो जाएगा T2 और इनिशियल T1। T2 इज लेस देन T1, तभी तो ये ट्रांसफर हो रहा। T2 इज लेस देन T1, तभी ट्रांसफर हो रहा। तो क्या इसकी वैल्यू माइनस में आएगी? जब ये वैल्यू माइनस में आती है तो माइनस लगाकर उसको प्लस किया जाता है। अब कोई कहे सर मैं माइनस लिखना ही नहीं चाहता, इन सब झंझट से मुझे दूर करिए, तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ। मैं कहता हूँ कभी भी dt मत लिखो, तुम लिखो हायर माइनस लोअर। क्या लिखो, हायर माइनस लोअर, तो कभी माइनस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको फॉर्मूले को कैसे लिखा गया, सिंपल समझिएगा, इस फॉर्मूले बना दिया गया, ये जो dx है ना, इसकी जगह लिखो l। क्या लिखो, l, और फॉर्मूला बन जाएगा q इक्वल टू के ए डी टी की जगह क्या लिखोगे, T2 माइनस T1, हायर T1 माइनस T2, हमेशा क्या लिखो, हायर माइनस लोअर। क्या लिखोगे भाई, ना ना ना, T1 माइनस T2 ना, हायर माइनस लोअर। आपको ये याद रखना, हो सकता है न्यूमेरिकल में वो इसको T2 कह दे, इसको T1 कह दे, तो आप तो रटा हुआ है। क्या लिखना है, हायर माइनस लोअर अपॉन थिकनेस L। सही है, बात समझ में आ रही। तो ये हो गया मेन फॉर्मूला। अब एक चीज़ और समझनी है, थोड़ा ध्यान देना भी, बोर्ड पर देखो भाई, छापो नहीं। Q इज इक्वल टू, क्या मैं के को नीचे लेके चले जाऊँ तो ये T1 माइनस T2 अपॉन L बाई के ए हो जाएगा। सही है। अच्छा एक बात बताओ, अब एक काम और करते हैं, मैं ज़रा इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ dt इज इक्वल टू T2 माइनस T1। मैं एक यहाँ सर्किट बना देता हूँ ऐसे करके, ये बन गया ये। अब समझना, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I। अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू V बाई R, ये होता है। I क्या है भाई, करंट फ्लो, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सही है, होता है ना। क्या यही काम यहाँ नहीं हो रहा, Q इज द हीट फ्लो, I इज द करंट फ्लो। क्या है भाई, हीट फ्लो करंट फ्लो, हीट फ्लो करंट फ्लो। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो ये कहलाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ बन जाता है T1 माइनस T2 अपॉन RTH। इसको एक काम करो, ऐसे मत लिखो, इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इक्वेशन 2 ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख सकते हैं, RTH इज इक्वल टू L बाई के ए। क्या कहलाता है ये कहलाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RTH। सही है भाई, देखिए देखिए, ध्यान दीजिए, सही है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, इधर तो नोट हो चुका है ना, आयशा आपका नोट हो गया इधर,
आयशा आपका लेफ्ट साइड में, हाँ चलिए नोट कर लिए। मैं इसमें थोड़ी और चीज़ें समझा देता हूँ, पहले नोट कर लीजिए इतना। अब ज़रा समझना है कि हम अगर इन स्लैब को सीरीज़ में लगा दें, कैसे? सीरीज़ का मतलब ये हुआ ना, एक स्लैब लिया, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, और अलग अलग मटेरियल का भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो, ध्यान देना, हमने ये एक मटेरियल लिया, ये कोई मटेरियल है ए, और इसी के साथ एक दूसरा मटेरियल लिया, इसका मटेरियल है बी, इसी के साथ एक तीसरा मटेरियल लिया और इसका मटेरियल है सी। यहाँ पर टेम्परेचर है T1, T2, T3, T4। तो जाहिर से बात है, और मैं कह रहा हूँ T1 इज़ ग्रेटर दैन T4। तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होगा? T1 से T2 होगा, यानी इधर से हीट ट्रांसफ़र होगा। इसकी थिकनेस अलग होगी, इसकी थिकनेस अलग होगी, इसकी थिकनेस अलग होगी। अलग रख सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी थिकनेस है LA, इसकी थिकनेस LB, इसकी थिकनेस LC। इसका थर्मल कंडक्टिविटी KA, भाई अगर एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, तो थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग हो गया ना। इसका है KB और इसका है KC। समझिएगा। इसको कंबाइंड कैसे लिखेंगे? कंबाइंड अब ऐसे लिखेंगे, Q ऊपर क्या होता है भाई? टेम्परेचर डिफरेंस। और मैं टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिखता हूँ? हायर माइनस लोअर। हायर कौन है? T1। लोअर कौन है? T4। बस लिख दीजिए। कितने लेयर हैं? 3। तो आप लिखेंगे RTHA प्लस RTHB प्लस RTHC। जितने लेयर हैं सबको जोड़ते जाओ सीरीज में। अब एक एक की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? अलग अलग निकाल लो। जैसे RTHA क्या लिखेंगे भाई? L/KA। पहले को हमने क्या नाम दिया था? A ना, तो इसके नोटिफिकेशन में लिखो LA/KA। ऐसे ही RTHB आप 1 2 वगैरह कर ले सकते हैं। ये हो जाएगा LB/KB इंटू A। हाँ, तो मैंने एरिया सेम लिया है, देखिए ना, एरिया कहाँ चेंज किया। और सही RTHC ये हो जाएगा। हाँ, हीट ट्रांसफ़र होगा आप, लेकिन हमने एक सिस्टमेटिक में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बात की ना, तो यहाँ सेम होगा इस कंडीशन में। अगर अलग अलग होगा तो अलग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा KC इंटू A। इस तरीके से सीरीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सीरीज़ के प्रॉब्लम को। देखिए जैसे रेजिस्टेंस में करते हैं ना, रेजिस्टेंस में क्या करते हैं? अगर ये इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस लिखे होते हैं, ये R1, R2, R3, तो तीनों का इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने तीनों को ऐड कर दिया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज़ की बात होगी। पैरेलल की बात करना होगा। अगर आपको पैरेलल होता, यही कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल लगा होता। पैरेलल कैसे करेंगे वो भी सीख लीजिए अभी। बस एक कॉम्बिनेशन बना के समझा दे रहा हूँ मैं। पैरेलल में क्या होगा कि मान लीजिए ये एक है और देखिए ये रहा A मटेरियल, ये B, ये C, ये D। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। अब यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये एयर भरा हुआ। तो यहाँ पर अगर T1 है टेम्परेचर, यहाँ पर है मान लो T4 कर दिया या T5 कर दिया या T2 ही कह दिया, और हम जान रहे हैं T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। समझिएगा इसमें। देखिए यहाँ पर अब आप A प्लस B प्लस C प्लस D नहीं कर सकते। ये दोनों क्या है? BC, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो आप लिखेंगे इनका इक्विवेलेंट, आप लिखेंगे 1/RTH डैश में लिख देता हूँ, वो हो जाएगा 1/RTHB प्लस 1/RTHC। और फिर आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन
आर टी एच ए प्लस आर टी एच डैश प्लस आर टी एच डी, ये आ गया।